सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले तो हम बात करें कि गवर्नमेंट का कहना ये है कि पास्ट 3 ईयर्स से हमने ह्यूमन कैपिटल पे भी इन्वेस्ट किया है। जैसे एजुकेशन में आप देखिए कि बजट एस्टिमेट अगर देखें 2022-23 का, उसमें भी 7.5 लाख करोड़ रुपीस एजुकेशन को दिए गए हैं। हेल्थ में 5.4 लाख रुपीस इसे दिए गए हैं, जो पास्ट 3 ईयर्स से इंक्रीजिंग ट्रेंड पर है। एंड अदर सोशल सिक्योरिटीज में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड किया है। ठीक है, वी फोकस ऑन क्वालिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल। आर्टिकल 21 में एक इन्फर्ड राइट भी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में, तो इसमें भी हमने कुछ काम किया है। जैसे आपको पता होगा, हमारी कोशिश है कि 2025 तक टीबी इंडिया से एलिमिनेट कर दें, ट्यूबरक्लोसिस इंडिया से एलिमिनेट कर दें। हमारा ये है कि टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज, जैसे टेली मनास कहते हैं, वो भी लॉन्च किया जा रहा है कि टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी जाएगी। टेली का मतलब ये है डॉक्टर कहीं और बैठा है, आप कहीं और बैठे हो। जैसे आप प्रैक्टो सुना होगा, वो टेली मेडिसिन का कंसेप्ट है। ठीक है, तो टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट करने वाली है। 2021 में हमने कोविड वैक्सीनेशन करी। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन ने बात करी कि लोकल बॉडीज को हेल्थ ग्रांट्स देनी चाहिए। हेल्थ सेक्टर की जो ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स का मतलब इंटरेस्ट फ्री लोन्स, ग्रांट्स जो है वो लोकल बॉडीज को हम देंगे। आयुष भारत डिजिटल मिशन की बात करी, जिसमें हर किसी को यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनाई जाएगी, यानी उसकी जो पहले की कोई बीमारियां हैं या कोमोर्बिडिटीज है ना, उसका पूरा हेल्थ कार्ड बनेगा। फर्दर 2019-20 देखें तो संजीवनी ओपीडी का कंसेप्ट हमने दिया, ई संजीवनी ओपीडी। उसके बाद सोशल अवेयरनेस एक्शन करा गया कि जिससे कि निमोनिया हम सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करें। 2018 में आयुष्मान भारत आया, फिर आयुष्मान भारत में को फर्दर हमने एक पूरे मिशन मोड में स्टार्ट करा उसे करना, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं, है ना। पोषण अभियान चलाया, जिसमें आपको पता है पोषण अभियान में जो चिल्ड्रन हैं, आंगनवाड़ी वर्ग चिल्ड्रंस हैं, उनको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया गया। जैसे विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क का कंसेप्ट है कि मिल्क में विटामिन डी फोर्टिफाइड है ना। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी भी आई, और इसके हमें आफ्टर इफेक्ट भी देखने को मिले। जैसे मैं वैसे बता देता हूं, MMR रेट, मदर मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो भी कम हुआ है। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, जो पहले ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब ट्रेंड है। फर्दर आगे आओ, बेसिक फैसिलिटीज स्कूल में इंक्रीज करी है, और इसके कारण पीपल टू टीचर रेशो भी, आप देखो प्राइमरी स्कूल्स में पीपल टू टीचर रेशो इन प्राइमरी स्कूल अब कम हुआ है, यानी टीचर्स अब ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्राफ। चलिए आगे, पीपल टू टीचर रेशो कम हुआ है ना। उसके बाद अगर आप देखें, लाइब्रेरी इंक्रीज हुई है, गर्ल्स अब ज्यादा रिटेंशन रेट है गर्ल्स का भी, बॉयज का भी परसेंटेज बढ़ा है इन ऑल स्कूल्स, जो पहले 2012-13 में कम था। 14,000 से ज़्यादा स्कूल बन चुके हैं PM श्री योजना में। फर्दर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को रेवोल्यूशनाइज किया है, चाहे वो हायर लेवल पे हो, सेकेंडरी लेवल पे हो, या फिर प्राइमरी लेवल पे हो। जैसे पढ़े भारत बड़े भारत, जिसमें हम मैथमेटिक्स और कॉम्प्रहेंशन की ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, है ना, कि कॉम्प्रहेंशन स्किल्स आनी चाहिए, एंड लॉजिक दैट इज मैथ्स वो भी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है, इसमें फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, ऑल वेदर रोड्स हैं, अफोर्डेबल क्वालिटी हाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। इन सब स्कीम्स को हम देखेंगे बजट में। जो बजट में जो स्कीम्स आई है, वी विल सी देम इन टोटलिटी। ठीक है, ये कैसे कैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करी गई है। गवर्नमेंट का कहना अनएम्प्लॉयमेंट रेट अब
कम हो रहा है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी पीसीएस की जॉब निकाली है, यूपीएससी की जॉब निकाली है। ठीक है, चलिए, डिलीवरिंग डिजिटल सर्विसेज एट डोर स्टेप, इसके कारण इसमें भी कुछ डेटा है कि जैसे जियो टैगिंग करी गई है 5.2 करोड़ मनरेगा जो वर्कर्स हैं, है ना। जियो टैगिंग का मतलब, हाँ क्या बेटा, हाँ अटेंडेंस लगेगी, जियो टैगिंग होगी। पोस्ट ऑफिस जहाँ से उनका रीइंबर्समेंट होगा मनरेगा वर्कर्स का, वो उनके बैंक अकाउंट में होगा। ठीक है, तो दीज आर सम। क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमने काम करना है, और क्लाइमेट चेंज के लिए भी हमारा क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स जो है उनका सुधार गवर्नमेंट कर रही है। जैसे मैंग्रोव कवर उसने इंक्रीज करा है फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स। 2019 में देखे, 2021 में देखे तो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। पहले 4,640 के करीब मैंग्रोव साइट थी, आज 5,000 के करीब हो चुकी है। हमने जो हमारा नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन था, जो हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP21 जो पेरिस क्लाइमेट डील हुआ था उसमें कहा है, उसे फर्दर अपग्रेड किया है, और अपग्रेड करके कहा है कि हम जो GDP अपग्रेड करके हमने कहा है, हम जो CO2 का एमिशन है, जो एमिशन है उसे रिड्यूस करेंगे बाई 45% बाई 2030 एज कंपेयर टू 2005 का लेवल। ठीक है, और नेट जीरो लेके आएंगे बाई 2070। ठीक है, इवन मोस्टली 50% से ज्यादा इलेक्ट्रिक पावर जो लेके आएंगे वो रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से लेके आएंगे, जैसे सोलर हो, विंड हो। ठीक, हमने मास मूवमेंट की बात करी है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गवर्नमेंट लेके आ रही है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन जानते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ग्रे हाइड्रोजन क्या है, ब्राउन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से हाइड्रोजन बनाई जाएगी। जैसे सोलर एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और उससे इलेक्ट्रोलिसिस कर देंगे, है ना। एनोड और कैथोड पे अरे कुछ भी नहीं करना, बैटरी के तार लगाने हैं, है ना। कुछ नहीं, बचपन में करा होगा एक प्रैक्टिकल कि एक बीकर में आपने बीकर जो होता है उसमें एक 2 रॉड ली हैं, दोनों पे एक पे पॉजिटिव लगा दिया है, एक पे कैथोड नेगेटिव लगा दिया है। एक जगह आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक जगह ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अरे वाटर को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगी ना, और बीच में सेपरेटर भी लगा देना, वरना तो ब्लास्ट कर जाएगा पानी। सेपरेटर तो लगाओगे निगेटिव और पॉजिटिव में, तभी तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। आज जाके बीकर में ब्लास्ट ही कर दे। ठीक है, सेपरेटर लगाना जरूरी है। ठीक है, बफर जोन कहते हैं हम उसे डायोड में। आगे आओ, वो सेपरेशन ही करना होता है। तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने लॉन्च किया है। ठीक है, फर्दर अगर हम देखें 2021-22 में और 2014-15 से कंपेयर करें तो रिन्यूएबल सोर्सेस से 29% अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, पहले 12% थी। थर्मल से पहले 71% थी, अब 58% है अभी भी, लेकिन 58% है। कोयला से बहुत बिजली प्रोड्यूस होती है, और इस कोयला में बेटा थर्मल में आप वो भी लगा देना, जितने भी गैस टरबाइंस वाले प्लांट हैं जो मीथेन से चलते हैं, मीथेन से भी चलते हैं ना। अरे कोयला की जगह मीथेन जला दो यार, मीथेन जला के फिर आप स्टीम बना लो। ठीक है, तो थर्मल में वो भी आते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट 2% है, वो 2% उतने ही रहे हैं। लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है फिर 15% से अब उन्हें 11% करा गया है। और रिन्यूएबल एनर्जी में स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट जो होते हैं, जो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, उन्हें भी बनाया जा रहा है। ठीक है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट देखा है, जिसमें बहुत बड़ा रिजर्वायर नहीं बनता, कोई लेक नहीं बनती, उसे रन ऑफ द रिवर कहते हैं। हाँ, बहुत बड़ा स्टोरेज नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो स्टोरेज हर चीज में होता है, लेकिन हम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट में बड़े रिजर्वायर नहीं बनाते। जैसे टेहरी डैम लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसलिए तो टेहरी झील है इतनी बड़ी, छोटी झील है वो,
12-13 किलोमीटर में झील झील फैली हुई है खाली, इतना पानी, 1.5 किलोमीटर की डेप्थ, कम होती है 1.5 किलोमीटर की डेप्थ यार, और 12-13 किलोमीटर में फैली हुई। कि टेहरी डैम गलती से टूट गया तो तुम्हारे मुंह पे भी पानी का छिड़काव आए, फ्लड आ जाए नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो टूटना नहीं चाहिए, वो वैसे हार्ड कंक्रीट से बना हुआ है, वो प्रोटोकॉल माने गए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बाकी प्रोटोकॉल तो खैर जोशीमठ में भी माने गए थे, लेकिन नेचर के आगे हम सब बेबस हैं। आगे आओ, बाद में यही लाइन कहनी है, नेचर के आगे हम सब बेबस हैं, नेचर तो एक्टिव एजेंट है, हम क्या कर सकते हैं, है ना। आगे आओ, इधर आओ। अब आपने देखा होगा ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों इंक्रीज हो रहे हैं? क्योंकि हम 2010 से ही नामा समझते हैं? नामा क्या है? व्हाट इज नामा? नेशनली एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान। UNFFC की एक मीटिंग हुई थी सन 2010 के करीब, और यह कहा गया था कि हर कंट्री, दोहा में हुई थी बेटा, है ना, इसे बाली एक्शन प्लान भी कहते हैं। COP 18 थी ये 2010 के करीब, COP 18 देख लेना 2010 है, ये मत कहना 20 है, ये कम करने की बात कर रहा है, समझ में। तो 2010 या उसके तरह भी COP 18 थी, दोहा में हुई थी। इसमें बात करी थी नेशनल एप्रोप्रिएट मिटिगेशन एक्शन प्लान्स। हमने अपना मिटिगेशन एक्शन प्लान भी दिया कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज में मिटिगेशन के लिए एक्शन प्लान लेके आएंगे। फर्दर हमने मिशंस भी दिए, वो 8 मिशन थे जिसे कहा गया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। दीज आर 8 मिशंस विच कंसर्न अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड दे मेन फोकस्ड इज ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या क्या है उसमें? सबसे पहले नेशनल सोलर मिशन, जो आपको पता ही है, हमें नेशनल सोलर मिशन में हम सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। हैबिटेट, नेशनल मिशन ऑन नेशनल सस्टेनेबल हैबिटेट है। सस्टेनेबल हैबिटेट में आपने देखा मेट्रो रेल नेटवर्क है, या फिर जो भी सस्टेनेबल हैबिटेट को प्रमोट करती है, चाहे इसमें स्मार्ट सिटी भी ले सकते हैं आप, वो भी एक सस्टेनेबल हैबिटेट है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, कि हिमालय का जो इकोसिस्टम है उसे बचाना है, वहाँ पर सस्टेनेबल क्रॉपिंग को जन्म देना है। जैसे आपने ब्लैक थॉर्न्स देखे होंगे, है ना, हाँ ये रहा सी बकथॉर्न, वही तो है सी बकथॉर्न, ये आपने सुना होगा, हिमालय पे मिलता है। अब इसकी भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स हैं, उसे प्रमोट किया जा रहा है। किस मिशन के अंदर? नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हिमालयन इकोसिस्टम। और बहुत सुना होगा यारसा गुम्बा और बहुत सारे प्रोडक्ट जो हिमालयन इकोसिस्टम से आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, उसमें इसमें प्रमोट किया जा रहा है। नेशनल मिशन और एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ये सब आपको पढ़ा दिया जाएगा, एक सेशन लेंगे एनवायरनमेंट का, उसमें पढ़ा देंगे। इसमें बहुत सारी स्कीम आती है, देखा होगा ये 5 स्टार रेटिंग होती है, 2 स्टार रेटिंग, और स्टार रेटिंग इसी में मिलती है। नेशनल वाटर मिशन, जैसे जल शक्ति अभियान, कैच द रेन कैंपेन, कि रेन जो आती है उसका वाटर हार्वेस्ट करना है, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, इसको प्रमोट किया जा रहा है। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसमें एफॉरेस्टेशन करना है हमें, और इसमें हमने कुछ टारगेट भी पूरे करे हैं। फर्दर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, की ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है, माइक्रो इरिगेशन देना है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, एंड सो टेक्निक, ठीक है। तो 8 मिशन है, इसे याद रखना। वैसे हम नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी क्लास लेंगे, ठीक है। नेट जीरो का प्लेस दे, तो देखिए इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो का कंसेप्ट दिया है। बाकी की डेवलप कंट्रीज देखें तो वो रिलेटिवली पहले ही पूरा कर रहे हैं, जैसे चाइना 2060 तक कर लेगा, यूरोपियन यूनियन 2050 तक कर देगा, ब्रिटेन 2050 तक, यूएसए 2050 एंड सो फोर्थ। साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री भी 2050 तक, ब्राजील जैसी कंट्री 2050 तक, अर्जेंटीना जैसी कंट्री 2050 तक। लेकिन हम क्योंकि डेवलपिंग है
और हमारी प्रायोरिटीज अलग हैं, वी आर द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो हमें इस चीज में टाइम लगेगा। समझ में आया? दैट्स व्हाई वी हैव प्लेज टू 2070। चलो अच्छा आगे आओ। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है, ये खुशी की बात है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, खैर एग्रीकल्चर में अगर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें तो वैसे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन अभी ये अच्छी बात है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। समझ में आया? क्या हो बेटा? उसके बाद क्या हो बेटा? एमएसपी जो अब दिया जा रहा है वो आपको पता है 1.5 टाइम्स है टू द इंडिया वेटेज एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है उसका 1.5 टाइम्स एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। ठीक, इसमें लैंड के चार्जेस नहीं है, यानी लैंड पे जो रेंट देते हैं ना आप, या लैंड है आपके पास, अगर आपका नहीं होता तो किसी को रेंट पे देते हैं, आप रेंट पे लेते ना खेती करने के लिए, तो लैंड के जो चार्ज हैं जिसे रेंट कहते हैं वो इंक्लूडेड नहीं किया गया है। अगर वो इंक्लूडेड किया जाता तो अभी जो एमएसपी दिया जाता है वो A2+ FL पे दिया जाता है। ये एग्रीकल्चर कॉस्ट है, ये इम्प्यूटेड लेबर है, यानी लेबर कॉस्ट जो लगी है। अगर हम इसे C2 कर दें तो उसमें A2+ FL प्लस रेंट भी आ जाएगा लैंड का, जो लैंड का रेंट अभी नहीं दिया जाता। ठीक है, तो अगर आप देखा जाए एग्रीकल्चर का कॉस्ट कितना है और इम्प्यूटेड लेबर है, इसका कैलकुलेट करके 1.5 टाइम्स दिया जाता है, वो इतना ज़्यादा भी नहीं है। समझ में आया? ये नहीं कि एमएसपी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाता है। एमएसपी पे देखा जाए तो मोस्टली क्रॉप एमएसपी पे नहीं बिक पाती हैं, वो मंडियों में ही बिकती हैं, एपीएमसी मंडी में ही बिकती हैं। एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट नहीं होता है उनका। सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट एमएसपी पे व्हीट एंड राइस का ही होता है, इसलिए ये मोनोकल्चर को भी जन्म दे रहा है, कि लोगों को लगता है गारंटेड एमएसपी है, गारंटेड प्राइस है, तो वही उगाओ जो गारंटेड है, क्योंकि उसी पे मिल पाता है। बाकी की जो क्रॉप है वो आप देखेंगे उन पे एमएसपी की एक तो बात ये है कि वो इतनी होती ही नहीं है कि मार्केट रेट एमएसपी से कम हो जाए, इतनी होती ही नहीं है। अब प्याज ऑलरेडी उसमें इन्फ्लेशन है, एमएसपी क्या दे दोगे उस पर? अब प्याज पे अगर एमएसपी दिया जाता है लेकिन एमएसपी किसान को चाहिए नहीं, इन्फ्लेशन तो मार्केट में है प्याज का। समझ में आया? मार्केट में बेचेगा ना, मेरे और तुम्हारे को बेचेगा, वो एपीएमसी में बेचेगा, एफसीआई को क्यों देगा प्रोक्योरमेंट करने के लिए? ठीक है, नेक्स्ट। इसका मतलब ये नहीं है प्याज एमएसपी पे हो नहीं सकता, होता है बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता है, लेकिन किसान भी तो बेचे। और फिर बात है प्रोक्योरमेंट रेट भी कम है उसके। नेक्स्ट, कंटिन्यू ग्रोथ इन इंडस्ट्री। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एग्रीकल्चर सेक्टर में बड़ा है, आपको ये भी याद रखना है। देखेंगे ना, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब बैंक्स अब ज्यादा लैंड कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मतलब मनी लेंडर के झांसे में नहीं आ रहा किसान, ब्याजखोरी का जो काम है। ठीक है, चलो, क्या कह रहे, धंधा बंद हो गया? नहीं, ऐसा बात नहीं है। चले आगे आगे। फूड प्रोडक्शन अगेन इंक्रीज हो रहा है, 315 मिलियन टन्स का फूड प्रोडक्शन है इंडिया में, ये डेटा याद रखना है। 315 मिलियन टन्स का फूड प्रोडक्शन है जो इंक्रीज हुआ है। आगे आइए, कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्रीकल्चर में लिए, जैसे पीएम किसान, आपको पता है 6,000 रुपये जो दे रही है वो मंथली, वो पीएम किसान में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रही है किसान के अकाउंट में। तो पीएम किसान है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, गवर्नमेंट बना रही है, ठीक, कि पोस्ट हार्वेस्ट के लिए हमें कोल्ड चेन की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब कटाई के बाद कहाँ रखोगे अनाज को, तो उस अनाज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड बनाया गया है। फसल बीमा योजना, सबको पता है, क्रॉप इंश्योरेंस दिया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर के लिए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, जिसे चमन स्कीम भी कहते हैं, चमन सुना होगा,
है ना। ये ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन, यानी यहाँ पर कौन सी जगह कौन सा हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो सकता है। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स, दीज आर हॉर्टिकल्चर, है ना। अब आम वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश अलग अलग तरीके का होता है। अब आम उगाने चलेगा आप थार के डेजर्ट में, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो। जैसलमेर में आम उगाओगे, ठीक है, उगेगा, अगर उगेगा पानी वानी दे के उग भी जाएगा तो ऐसा निकलेगा गुठली गुठली ज़्यादा, वो कम, पल्प कम। जैसे आप डेट्स हैं, डेट्स सुने हैं, क्या कहते हैं हिंदी, खजूर। खजूर मिडल ईस्ट में भी होते हैं। खजूर अगर आप देखेंगे जहाँ पे ह्यूमिडिटी है वहाँ पे भी ज़्यादा होते हैं, जैसे बिहार में। बिहार उत्तर प्रदेश के खजूर खाएंगे तो गुठली मिलेगी, पल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी ज़्यादा हो, खजूर के पेड़ को पानी इवोपरेशन ज़्यादा हो, यानी ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट में ज़्यादा हो, तो खजूर का पेड़ पल्प ख़त्म कर देता है, बीज मोटे करता है। मिडल ईस्ट के खजूर खाओगे, चाहे ओमान के, यमन के, तो उसमें पल्प ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू, किसी किसी में तो बीज भी नहीं होते, वो बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, है ना। इंडिया में इतना बड़ा बीज ही मिलेगा, खा ले आप। क्या हुआ, क्या हुआ। और खुमैनी और पता नहीं कौन कौन से इसमें डेट्स की कैटेगरी आती हैं, पता होगा, ओमानी डेट्स एंड सो फोर्थ। ठीक है, आगे चलिए। ई नैम स्कीम है कि अब अपना एग्रीकल्चर मार्केट जो है वो ऑनलाइन है, एक जगह का किसान दूसरी जगह भी जाकर बेच सकता है ना। लॉजिस्टिक कॉस्ट किसान को अपनी जेब से। आ गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है ना, सबको पता है। इसमें एक बड़ी फेमस स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, सबको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इसे क्या डिटेलिंग करें। आगे आओ, एक चीज याद रखनी है, 2023 इज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ सुपर फूड्स नोन एज मिलेट्स, है ना। ये मिलेट्स में फ्लैक्स सीड्स भी आती हैं, मिलेट्स भी आते हैं, ज्वार, बाजरा, ठीक है। उसके बाद आपका रागी, ठीक है, रागी हो गया, सोरगम हो गया, बहुत सारे मिलेट्स, तो इसे दे भी रखा है इसमें। फॉक्सटेल में फिंगर मिलेट, वालनट मिलेट, ब्राउन मिलेट, बहुत सारे, पर्ल मिलेट, ये जो सामे के चावल होते हैं पर्ल मिलेट है, सोरगम है, तो ये सब मिलेट है। और इवन मिलेट का पूरा मैप दे रखा है, तो आपको क्या करना है, घर जाना है, फिर मिलेट को देखना है कौन सा मिलेट कहाँ होता है। वैसे एग्रीकल्चर के सेशन में हमने कराया है, ये एग्रीकल्चर का सेशन लिया था, ज्योग्राफी का करा रखा है, ठीक है। अभी जो बैच स्टार्ट होगा उसमें भी करा दिया जाएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है, अगर पीसीएस में और यूपीएससी लेवल का जो इम्पॉर्टेंट होगा वो करा दिया जाएगा इवनिंग की क्लास में। राइजिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, चाहे वो स्टील हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो। तो आप देखो पिछले फाइनेंशियल ईयर से सारी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, चाहे फार्मा हो, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इनके ऊपर एक इंडेक्स भी आता है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना। इसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, IIP, सुना है, 8 कोर इंडस्ट्रीज पे ऊपर आता, दे भी रखा है शायद IIP, ठीक है। तो आप देखो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है, और IIP जो इंडेक्स है वो बता रही है कि मैन्युफैक्चरिंग में भी इंक्रीज हुआ है, कैपिटल गुड्स में भी इंक्रीज हुआ है। कैपिटल गुड्स मतलब, अरे वंदे भारत ये भी तो कैपिटल गुड है ना। कोल्ड स्टोरेज की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी कैपिटल गुड है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन गुड, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब अरे टीवी है ना, आईफोन, शूज, ये सब क्या है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो IIP इज बिकमिंग एंड ग्रोइंग एट ए हेल्दी पेस। इवन PMI, PMI मतलब, हाँ, PMI मतलब क्या होता है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, क्या होता है फिर जल्दी बता, कुछ भी। परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का मतलब होता है कि हम देखो होता क्या है,
आपने सेंसेक्स सुना है? सेंसेक्स का क्या मतलब है? आपकी फ्यूचर फोरकास्ट पे वो चलता है, फ्यूचर फोरकास्ट पे डिमांड आएगी, उसके ऊपर सप्लाई है और उस ऐसी रेट बढ़ते हैं। पीएमआई भी एक तरह से फोरकास्टिंग है कि फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, उसे कहते हैं पीएमआई। समझ में आया? जैसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स एक तरह का ये मेजर करता है क्या, हर मंथ का चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होंगी, फ्यूचर फोरकास्ट क्या होगा, तो उसे परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स कहते हैं, पीपीआई। तो पीपीआई भी एक्सपेंड कर रहा है एज कंपेयर टू कॉन्ट्रैक्ट। जो कोविड के समय पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अगेन सेंटिमेंट जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नाउ इट इज बसलिंग। ठीक, आ गया फर्दर। क्रेडिट ग्रोथ जो इंडस्ट्रीज में हुई है, क्रेडिट यानी लोन भी अब इजीली मिल रहे हैं, एंड इट इज ड्रिवन बाय एमएसएमई। क्रेडिट अगर एमएसएमई को देखें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, तो क्रेडिट ग्रोथ 30% हुआ है सिंस द जनवरी 2022। उसके बाद डबल डिजिट ग्रोथ देखी गई है क्रेडिट टू लार्ज इंडस्ट्रीज में भी। ठीक है एवरीवन, यानी अब बैंक्स के पास अच्छी खासी प्रोविजनिंग है, अच्छा खासा लेवरेज है टू फंड मोर। अब देखें, अगर जीएसटी अगर किसने पे करा, स्मॉल ने 12%, मीडियम 7% और माइक्रो 6% पे कर रही है। ऑटोमोबाइल में भी सेल अब रिकवर कर रहा है, जैसे पैसेंजर व्हीकल में 136% का इजाफा हुआ है ना, कमर्शियल व्हीकल 120% और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर थोड़े अभी कम खरीदे जा रहे हैं। इसमें भी बात ये है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तो आ गए। ठीक है, फार्मा तो एवर ग्रोइंग, वी आर नोन एज फार्मेसी ऑफ द साउथ, नोन फॉर मेडिकल टूरिज्म। तो इसमें आप एफडीआई देखेंगे 4 गुना बढ़ी है, याद रखना है। इन फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री एफडीआई इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स। ये सब वो पॉइंटर हैं जो प्री में एक लाइन के आएंगे और उसमें 4x की जगह 400% दे दिया जाएगा। अब आप कहेंगे 400% तो नहीं हो सकता, ये तो बड़ा भयंकर लग रहा है, तो वहां गच्चा खा जाओगे, गच्चा खा जाओगे तो गलत करके आओगे। समझ में आया? तो गच्चा नहीं खाना है, ये सब कंसाइन में रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट जो है, ये बेटा एक्सपोर्ट, ये देखो एफडीआई है फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट जो है वो 3x इंक्रीज हो गया, 300 गुना। 3x का मतलब 300%। 300% आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हुए हैं। ठीक, ये सब बता रहा है कि हमने क्या क्या करा है और क्या क्या हमारे इकोनॉमी में अच्छी चीज़ है। मैंने एनहेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जैसे 14 प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स है, चाहे वो आप टेक्सटाइल में देखिए, चाहे आप आईटी मैन्युफैक्चरिंग में देखिए, तो काफ़ी जगह हमने पीएलआई दी है। और पीएलआई स्कीम से हमें कुछ डेटा गवर्नमेंट ने दिया है और कहा है कि वी आर परफॉर्मिंग गुड। ये डेटा याद नहीं करना, कितनी एप्लीकेशन आई, कितनों को लोन मिला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाई गई है, वो सब ठीक है। 24 सब सेक्टर अंडर मेक इन इंडिया 2.0 जहां पर पीएलआई दी जा रही है, उसे आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं 24 सेक्टर को। क्या हुआ बेटा? बोल बोल बोल, क्या कह रहे हो सर? चल नहीं, एक्चुअली में तारीफ नहीं, बात ये है, ये पॉइंटर सबकॉन्शियस में रखने हैं। और सबकॉन्शियस में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, मतलब एक पॉइंटर दिया जा रहा है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, पॉइंटर दिया जा रहा है, तो आपको सबकॉन्शियस में रखना है कि आईटी में 4x मल्टीप्लाई एफडीआई नहीं हुआ है, फार्मास्यूटिकल में हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तारीफ नहीं कर रहे हैं, पहले हम तारीफ करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे जब चैप्टर वाइज चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम्स देखने के लिए बात यह है कि आपको पहले पता चले कि क्या क्या करा गया है, और प्री का जो हम यूट्यूब के लिए करा रहे हैं वो करवा दें। अंदर की बात
क्लास के अंदर, ठीक है। 24 सब सेक्टर मेक इन इंडिया में क्या क्या आते हैं, फर्नीचर, एयर कंडीशन, पढ़ लेना यार, ये सब बहुत कॉमन है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है हमारी, तो अभी सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है ही, नो डाउट, ठीक है। ये सब है, हो गया ये सब। हाँ, सर्विस सेक्टर में जो सेक्टोरल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो रही है। होटल ऑक्यूपेंसी रेट अब पहले जो अप्रैल 21 में 30 से 32% था, यानी 30 से 32% कमरे भरे होते थे, अब वो 68 से 70% भरे हैं, ठीक है। तो होटल हॉस्पिटैलिटी भी इंक्रीज हो रहा है ना। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म में ई-रूपी लेके आई गवर्नमेंट, है ना, जो अपनी एक क्रिप्टो करेंसी है, और उसके लीगल टेंडर है कि नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि आरबीआई लेके आ रही है, ठीक है। फैशन इंडस्ट्री में क्या है, देख, इसे जरूर देख लें। ऐसा कहा गया कि फैशन इंडस्ट्री में भाई सनराइज सेक्टर है ये फैशन इंडस्ट्री। अब फैशन है, ग्रोसरी है, जर्कन मर्केंडाइज है, ये ई कॉमर्स मार्केट में 2/3 कैप्चर कर लेगी अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे। ग्रोसरी, इसलिए आपको पता होता है बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है, इसलिए भी इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए। और वैसे भी एक अवेयर सिटीजन, मतलब आप सिटीजन हो या फिर सिविल सर्वेंट हो, सर्वे नहीं पता इकोनॉमी की प्रॉब्लम और वो नहीं पता तो क्या ही करने जा रहे हो। तो 2000 देखेंगे फैशन, ग्रोसरी और जनरल मर्केंटाइज में, जैसे ग्रोसरी में इट विल इंक्रीज टू 30 to 35% फ्रॉम द अभी जो 20 से 25% पे चल रहा है। मोबाइल एप्लीकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस में अब कम होगी थोड़ी ग्रोथ। फैशन में अगेन 5% के करीब इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। ये एक है हाउ इंडिया शॉप्स ऑनलाइन, बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट है पूरी, जो आपका डेटा लिया जाता है उस पर एनालिसिस करा गया है, इसे कहते हैं बिग डेटा एनालिसिस, ठीक है। एक्सटर्नल सेक्टर तो अगर देखा जाए, हाँ, हमारा जो मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है वो $332 बिलियन है, एज अगेंस्ट जो कोविड पीरियड में था। हमने फर्दर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट कंट्री हो। यूएई से हमने एफटीए साइन करा है ना। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट हम कितने लोगों से साइन कर रहे हैं। क्या डिफरेंस होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड और फ्री ट्रेड में? पहले पीटीए आता है, पहले एफटीए आता है? पहले पीटीए, कि कुछ गुड्स एंड सर्विसेज में हम आपको कंसेशन दे रहे हैं, आप हमें दे रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कुछ गुड्स के लिए होता है। सेपा, उसमें गुड्स भी आ जाती है, सर्विसेज भी आ जाती है, और मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज कवर होती है, उसे सेपा कहते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है। ये सब ठीक है, ये सब देखेंगे कि डिटेल में चैप्टर वाइज एनालिसिस में देखेंगे। रेमिटांसेस जो है वो हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा है। द सन नेवर सेट्स ऑन इंडियन डायस्पोरा, कभी भी सूरज नहीं ढलता, चाहे छोटी सी कैरेबियन कंट्री हो या छोटा सा लिटोरल आइलैंड नेशन हो इंडियन ओशन में, वी आर एवरीवेयर, ठीक है। क्या हुआ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी हैं हम, है ना। कुछ दिनों बाद मंगल पे जाने वाले पहले होंगे। हमने एक फ्रूगल टेक्नोलॉजी से मंगलयान मिशन भी भेजा था, जो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मिशन था, है ना। पूरी नासा की हेजेमनी चैलेंज कर दी। आगे आओ। रेमिटांसेस जो है हमारी इंडिया में $100 बिलियन के हैं, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, ठीक है। चाइना $51, हमसे बिल्कुल हाफ है। मैक्सिको, है ना। अब ये मत कहना क्या बेचने जाते हैं, हमें पता है मैक्सिको वाले यूएसए में, ये सब बातें नहीं करनी है ना। हाँ, अब तो सभी नाम ले ले। तो रेमिटांसेस काफ़ी हैं, ठीक है। पाकिस्तान 29 पे है, खाली $29 बिलियन, और हम 100 पे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके तो हमारे पास कभी क्राइसिस आ ही नहीं सकता, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये पैसा जो है, ये जो पैसा आता है फंड, वो रेमिटांसेस की फॉर्म में आता है और फिर बैंक में जमा होता है, वो एक तरह से कर्जा है, डेट है। समझ में आया? आ गया हो फर्दर, ये सब हो गया, ये सब इतना इंपॉर्टेंट फिजिकल एंड डिजिटल है। हाँ, नेक्स्ट गवर्नमेंट कह रही है हम कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कितना रह गया? 2-3 पेज है। कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। किसमें? इन द पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके आ रहे हैं। तो मैंने आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स बना रखे हैं बहुत सारे, और ये इकोनॉमिक सर्वे की आगे क्लास चलेगी तो इसमें मॉडल्स बता दिए जाएंगे कौन कौन से मॉडल हैं। ठीक है, बीओटी मॉडल क्या है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, सब पता है तुम लोगों को, पढ़ रखा है कुछ लोगों ने। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन का मतलब कि हम नए नए प्रोजेक्ट लेके आएंगे, न्यू रेलवे ट्रैक बनेगी, 6 लेन हाईवे बनेंगे, एंड सो फोर्थ। और पैसा कहां से आएगा? मोनेटाइजेशन से, कि पुराने जो डिफेक्ट एयर इंडिया पड़ी है उसे बेचो, पैसा लाओ, मोनेटाइज करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में डालो। कुछ पैसा यहां से आएगा 9 लाख के करीब का, और बाकी का पैसा कहां से आएगा? कुछ बजट भी देगा, कुछ शेयर मार्केट से भी आएगा, कुछ गवर्नमेंट ने लोन दे रखे हैं वहां से भी आएगा। तो जहां से भी पैसा आएगा वहां से डालना। 9 लाख करोड़ का मोनेटाइजेशन से आएगा। और पीएम इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को कंप्लीट करने के लिए एक डिजिटल बोर्ड बनाया गया जिसका नाम है पीएम गति शक्ति, जिसमें जितनी भी मिनिस्ट्री हैं उन सब के को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाएगा एक जगह। अब होता क्या है, आपने देखा होगा आजकल इससे पहले मिनिस्ट्री आइसोलेशन में काम करती थी। इलेक्ट्रिसिटी के मान लो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लगाने है तो पूरा रोड खोल दिया। रोड खोलने के बाद पता चला कि म्युनिसिपैलिटी को रोड अभी अभी बनाया था, फिर दोबारा म्युनिसिपैलिटी ने रोड बनाया तो आ गए गैस पाइपलाइन वाले, फिर दोबारा रोड खोद दिया। फिर म्युनिसिपैलिटी कह रही है कि ये म्युनिसिपैलिटी का काम ही नहीं, अब तो ये रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। पीडब्ल्यूडी फिर दोबारा रोड बना रही है ना। बाद में ये हो गया कि भाई अब ऑप्टिकल फाइबर लाइन डल रही है, फिर रोड खोद दिया। ठीक है, फिर रोड खोदा तो वो बना नहीं, गड्ढे में रोड में गड्ढा हो गया, है ना। कमर तोड़ू उस पे ब्रेकर बना दिए कि कोई प्रेग्नेंट वुमेन या फिर कोई ओल्ड एज का आदमी जा रहा है तो उसकी कमर लचक जाए और उसमें फिर ऑर्थोपेडिक्स को वो दिखाए। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है जब आइसोलेशन में वर्क होता है। गवर्नमेंट ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डिजिटल डैशबोर्ड में डाला जाएगा, सारी मिनिस्ट्री को कन्वर्ज किया जाएगा, दैट इज पीएम गति शक्ति। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में भी हम रिफॉर्म कर रहे हैं। जैसे सोलर पार्क्स बनाए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े सोलर पैनल्स के पार्क्स बनाए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए हमारा ये है कि इसमें भी इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी भी इंक्रीज हुआ है, ये तो कॉमन सी बात है। आगे आइए, अब इंडियन लॉजिस्टिक की बात करें तो हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक का बहुत खर्चा आता है। लॉजिस्टिक मतलब कार आने जाने का जो खर्चा होता है, फैक्ट्री एंड से कंज्यूमर तक का जितना खर्चा आया है ट्रैवलिंग का, उसे लॉजिस्टिक कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो खर्चा आता है उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। तो लॉजिस्टिक एक बड़ी टर्म है, इसमें सब कुछ आता है, कोल्ड स्टोरेज भी लॉजिस्टिक में आती है। ठीक, अब लॉजिस्टिक का अगर खर्चा हमारा देखा जाए एक्सपेंडिचर, वो 14 से 15% है लॉजिस्टिक का खर्चा टू द जीडीपी। इतना ज्यादा, मान लो 100 रुपए की जीडीपी है तो 14 से 15 रुपए खाली ट्रैवलिंग में लग रहे हैं हमारे। तो ये तो एफिशिएंट इकोनॉमी नहीं है ना। वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी चाइना हो गई, यूएसए हो गई, अंडर 10 है उनका, और इंडिया 14 से 15%। तो इंडिया गवर्नमेंट एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आई। इसमें यह करा जाएगा कि जैसे रोड कंस्ट्रक्शन करा जाएगा जिससे कि जो वेटिंग टाइम है वो कम हो, कि बार बार लग जाता है सिग्नल, इतना जाम है, गाड़ी भी लगी हुई है, ट्रक भी लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, जाने ही नहीं दे रहा किसी को। छोटे छोटे रोड है, जब दिल्ली में घुस जाओ चांदनी चौक, पता चल जाएगा लॉजिस्टिक का क्या मतलब होता है ना। वो सदर मार्केट दिल्ली का, आजाद मंदी और ये सब, है ना, पता चल जाए रियल जिंदगी क्या है यार। एक बार मैं एलआर मार्केट में फंस गया, लाजपत राय मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है वो। ठीक है, क्या हुआ?
मेरा एक प्रोजेक्ट था बहुत पहले का, मतलब रिसर्च उसमें ही, तो गवर्नमेंट लेवल पे, यूपी गवर्नमेंट लेवल पे ही था। तो विवाचे एक नाम का एक प्रोजेक्ट था, वोर्टेक्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। वोर्टेक्स होते हैं ना पानी में, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो मैं एक बार फंस गया वहाँ पर, और मैंने उसमें जगह में भीड़ देखी यार, मतलब आदमी गली है, उसमें जाने के लिए लाइन लग रही है, और लाइन में ये है कि आप बिल्कुल कसे हुए हो, ठीक है, इतनी भीड़। क्या? अरे इतने एलआर के जाने की क्या जरूरत है, आप जितने मेट्रो स्टेशन है, जैसे लक्ष्मी नगर का मेट्रो स्टेशन है, या फिर जो ये इसका है सीपी का है, यहां देखो कितनी भीड़ है। अब तो फिर भी मेट्रो लाइन डाइवर्ट कर दी गई है तो थोड़ा कम होती है, वरना पहले तो घुसना मुश्किल है। क्या हुआ बेटा? जिंदगी गुजार दी मेट्रो में। आज आदत सी है। देख, नेशनल हाईवे को बढ़ाया जाएगा, फर्दर किसान रेल, डेडिकेटेड रेल चलाई जाएगी एग्रीकल्चर के लिए। यार एग्रीकल्चर का सामान रास्ते रास्ते में सड़ जाता है। ई नैम तो लगा दिया आपने, लेकिन मान लो उसे हरियाणा की मंडी में ज्यादा रेट मिल रहा है और आदमी है कानपुर का, आने आने में उसे एक दिन लग जाए पूरा, इतने में तो उसके टमाटर लाल से जो भी समझते हो क्या हो जाए, तो क्या बेच पाएगा यहां मंडी में आकर। और ऐसे सिंपल सी बात है, इनमें जो रेल चलाई जाए इसमें भी कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए, वो करा जाए, गवर्नमेंट कर रही है। एयर पैसेंजर और कार्गो ट्रैफिक देखा जाए 90% इंक्रीज हुआ है उड़ान स्कीम के कारण, गवर्नमेंट ये कह रही है, जो 2016 में आई थी, ठीक है। मेजर पोर्ट्स जो सागरमाला है उसे इंप्रूव किया गया है, इवन पोर्ट्स में भी RFID लगाई गई है, RFID टोल के लिए। चलिए, इनलैंड वेसल एक्ट 2021 ने रिपील करा है 100 साल पुराना जो ओल्ड लॉ था। इसमें आपने हैसल फ्री मूवमेंट करे हैं, वेसल्स के एक जगह से वेसल दूसरे जगह जा सकते हैं। अब यूरोप की जितनी भी कंट्री हैं, देखा होगा वाटर ट्रेड बड़ा फेमस है, इनलैंड वाटर ट्रेड। हमारा वो डेवलप ही नहीं हो पाया, जबकि मोस्टली गंगा प्लेन्स में बह रही है। अरे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल बहुत बड़े एरिया हैं ये, यहां कौन से पहाड़ हैं? हरिद्वार प्लेन लग जाता है गंगा का। अगर उसमें सिंपल सी बात है, इतना बड़ा विड्थ है गंगा का, उसमें अगर कार को भेजा जाए तो यार मेरठ से सीधे बंगाल पहुंचे वो, क्यों नहीं पहुंच सकता? वेरी मच पॉसिबल, लेकिन उसे डेवलप नहीं करा गया। यूरोप में देखो, अच्छा इनलैंड ट्रेड जो वाटर ट्रेड है सस्ता भी बहुत होता है एज कंपेयर टू कार्गो। जो फ्रेट कॉरिडोर्स जो ट्रेन के हैं या फिर बसेस के हैं, वो ट्रक्स के हैं, एयर वाला तो बहुत ही महंगा है, 1 kg पे 5,000 बढ़ा देगा भाई। अब विदेश जाओगे तो 10-10 हज़ार रुपये दोगे, महंगा कर दिया है। लोकल में 300-300 400 रुपये बढ़ाता है आई थिंक, है ना, छोटे छोटे शहरों में जाओगे तो। ग्रोथ ड्राइवर्स, ये कहा गया है मिडिल क्लास एक्सपेंड कर रही है। इवन आपने देखा होगा इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए आपने देखा होगा ब्रैकेट भी बढ़ा दिया गया है। क्या बेटा? हाँ, 5 लाख की जो इनकम से उन्हें 7 कर दिया कि 7 लाख तक आपको देने की जरूरत नहीं है। तो देखेंगे 80C के रिलैक्सेशन भी देखेंगे, 80C के जो रिलैक्सेशन होते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। तो डिजिटल टेलीफोन इन सबको प्रमोट किया जा रहा है। फर्दर डिजिटल पे गवर्नमेंट बड़ा फोकस कर रही है। डिजिटल पे उसने कहना है कि डिजिटल इज ए गेम चेंजर, इसे पूरी इकोनॉमी को बदल के रख दिया है। फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का। फर्दर लो कॉस्ट एक्सेसिबिलिटी हो गई है। अब आधार से तो जर्नी जो है, लॉन्च ऑफ आधार, जैसे आपने वन नेशन वन कार्ड का सिस्टम सुना होगा, एक कार्ड बना लीजिए मेट्रो का, वो बस में भी लग रहा है, हर जगह लग रहा है, प्लेन एयरपोर्ट पे भी लग रहा है। फर्दर गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे बहुत सारी स्कीम है, उमंग है, ई नैम है, इसने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आया है। इवन आप देखेंगे सिंगापुर ने हमारा UPI एडॉप्ट किया है, और किस कंट्री ने करा है? नेपाल ने भी करा है ना। आगे
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लेके आई है। ये एक तरह से अमेजोन टाइप का प्लेटफॉर्म है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट ऐप नहीं करनी, गवर्नमेंट एक ऐप लेके आई है, आप अपना बिजनेस उसमें रजिस्टर करिए, आपकी एक छोटा सा वो ऐप बन जाएगी वहाँ पर, वहाँ जाके एक ही लॉगिन आईडी से सारी ऐप में आप लॉगिन कर सकते हो। जरूरी नहीं है अमेजोन के लिए अलग बनाओ, फ्लिपकार्ट के लिए अलग बनाओ, है ना, नेटफ्लिक्स के लिए नहीं, नेटफ्लिक्स तो काम ही दूसरा करती है, फ्लिपकार्ट के लिए अलग बनाओ, ब्लिंकिट के लिए अलग बनाओ, सबसे पैसा लूंगा ये। आगे आओ, अकाउंट एग्रीगेटर आया है कि भाई अकाउंट एग्रीगेटर जैसे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स अकाउंट है उसे आपको एक जगह अकाउंट एग्रीगेट कर देंगे आप, ठीक है, चाहे शेयर मार्केट के हों चाहे आपके बैंकिंग के हों, उसे अकाउंट एग्रीगेटर कहा गया है। ओपन क्रेडिट एनेबलिंग नेटवर्क आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेवरेज किया जा रहा है, ठीक है, बजट में भी देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट रोबस्ट डेटा गवर्नेंस, उनका कहना है आपकी प्राइवेसी और जो यूजर प्राइवेसी को इंक्रीज करा गया है, इकोसिस्टम बनाया गया है जो स्टैंडर्ड पे बेस्ड हो, ओपन हो और इंटरऑपरेबल प्रोटोकॉल पे बेस्ड हो। बड़ी बड़ी बातें हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस क्या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ये तो वो है कि प्री में कोई पॉइंटर आ जाए तो आप कर दो। मोर अबाउट इट वी विल सी इन क्लासेस। ठीक है बेटा।